हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ का क्लास नंबर 6। जो भी बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या एसएससी के किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं हमें। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब ये सीरीज़ किस तरह से बेनिफिशियल रहने वाला है, इस सीरीज़ को हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल तरीका मतलब टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, इस तरीके से नहीं कवर करेंगे हम इसको। अब हमारा कवर करने का तरीका ये होगा कि हम 15 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से लिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, हर एक चैप्टर के साथ साथ ये होगा कि आपको कि हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ आता ही होगा। सपोज करो 15 दिन के बाद आप अगर एक मॉक देने का ट्राई करते हैं तो आपको हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, तो आप मॉक के जो 25 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, देख पाओगे कि क्या पूछ रहा है। एटलीस्ट आपको ये पता होगा ये टॉपिक के बारे में चीज़ें क्या कहने वाले हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। माइट भी आपसे सॉल्व ना हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसका कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पढ़ा है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता हो टाइम एंड वर्क होता क्या है। आपने सपोज पढ़ लिया, परसेंटेज पे आप चल रहे हो, ठीक है, और क्वेश्चन आपने देखा टाइम एंड, आपको यही नहीं पता टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन जब हम 15 क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट तो कवर कर रहे हैं। तो अगर आप 10 दिन 15 दिन डाउन द लाइन देखोगे तो आपके हर एक चैप्टर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुके होंगे। तो ये फ़ायदा है, इसलिए हम इस सीरीज़ को ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे कि हाँ आपका हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ कवर हो गया है और चीज़ें जल्दी चल रही हैं। क्योंकि क्या है, मैथ्स का कोर्स काफ़ी लेंदी होता है और पढ़ाया भी इसी तरीके से जाता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है उसको कवर करने में। लेकिन हम उस अप्रोच को यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा हट के अप्रोच यूज़ करेंगे। थोड़े दिन आप करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट दे रही है आपको। आपको थोड़ा सा जो प्रोडक्टिव टाइम है आपका वो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। कम करेंगे लेकिन अच्छे से चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बार रीड करेंगे। परसेंटेज का क्वेश्चन है। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन इट डिक्रीज बाय 12%, द परसेंटेज चेंज इन इज सैलरी। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बस नंबर अलग अलग थे। क्वेश्चन दोबारा आया है सिर्फ इसलिए ताकि आप कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पाएँ। रिकॉल करने के बाद सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो रिकॉल कर पाएँ, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। अब मैंने अभी तक आपको बताया कि 100 मान के ही करेंगे। बोल रहा है पहले इंक्रीज हुई है 25% से। मान लो उसकी सैलरी थी 100 रुपये, 25% इंक्रीज हो गई है। अब 100 का 25% निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा बार बार, ये चीज़ बहुत बार कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। 25 का मतलब 25/100 होता है, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 25 इंक्रीमेंट हुआ है। तो सैलरी हो गई है 125। देन इट डिक्रीज बाय 12%, ये डिक्रीज हो रही है 12%। अब इसका 12% निकालना है आपको। ये कैसे निकालोगे, देखो अभी करके दिखा रहा हूँ मैं, बाद में आप डायरेक्ट भी कर पाओगे। 12% निकालना है, ये होता है 12%। 25 से कट कर दोगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 तिया 12, इसको मल्टीप्लाई 5 तिया 15, यानी कि वैल्यू हो गई 15। 125 का 12% होता है 15, तो 15 डिक्रीज हो गया है, तो वैल्यू कितनी हो गई 110। अभी उसकी सैलरी हो गई है 110, पहले कितनी थी 100। तो परसेंटेज चेंज पूछा है, कितने का चेंज आया है यहाँ से यहाँ पे, 10 का चेंज आया है और प्लस में आया है, ठीक है, तो इंक्रीज हुई है। तो यानी कि ऑप्शन नहीं यहाँ पे सही हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो गई सैलरी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है इस क्वेश्चन में। ये सब पार्ट आप ओरली भी करोगे थोड़े दिन बाद, तो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट ऐड करने में कि अगर किसी का 25%, 100 से 125 लिखना है, फिर 12% माइनस करना है, फिर माइनस करना है, तो डायरेक्ट लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी धीरे से चल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो फिर आप डायरेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। बोल रहा है इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन 5:3 है। मेन और वुमेन का रेशियो 5:3 है एक कंपनी में, ठीक है। व्हेन 150 एडिशनल वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी द रेशियो बिकम्स 5:4। बाद में कितना हो गया है 5:4। देखो रेशो में ही कंपेयर करेंगे, रेशो में कंपेयर करना मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
वो बोल रहा है कि जब 150 एडिशनल वुमेन यानी कि 150 महिलाओं को ऐड किया गया कंपनी में, तो फिर रेशो हो गया है 5:4। यानी कि जब पहले भी मेल उतने ही थे और बाद में भी मेल उतने ही होंगे। यहाँ पे तो मेल उतने ही दिखाई दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे वुमेन एक रेशो में बढ़ गया है। यहाँ पर कितने उसमें बढ़ा है, एक की वैल्यू यानी कि 150 है, यहाँ पे बोल रहा है वुमेन 150 बढ़ गए। यहाँ पे तो हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो यानी कि 1 की वैल्यू इक्विवेलेंट है 150 के। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है हाउ मेनी मैन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। मैन कितने एम्प्लॉयड है, 5। जब एक की वैल्यू आपको 150 दी गई है, तो 5 की वैल्यू निकालने में क्या प्रॉब्लम है। 150 इंटू 5, 15×5 = 75, 750 मैन हो गए। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, एक्स मानने वाला तरीका मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए समझाया है कि एक्स मान के चीज़ें चलती कैसे हैं। उस तरीके से करना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर उस तरीके से किया जा रहा है तो वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, वो सॉल्व कैसे हो रहा है एक्स मान के, उसी चीज़ को यूज़ करते हुए डायरेक्ट करना है रेशो को। ठीक है, हर बार एक्स मान के नहीं करना है। आपको यहाँ पे 3x मान सकते थे, 4x मान सकते थे, 4x - 3x करते, वो सब चीज़ें शुरुआत के लिए ठीक होती है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं होती है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं अब सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। दो चीज़ें बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। क्या किससे ज़्यादा है कम है वो बाद में देखेंगे। कैलकुलेट करना है गेन परसेंट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, यानी कि डिस्काउंट भी दे रहा है 15% का। तो चलो तीनों चीज़ें लिख लेते हैं, CP, SP, MP। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस का 75% है। तो हमें तो 100 मान के किया हुआ है, तो इसको भी 100 मान के कर लेते। क्यों, क्योंकि 75 है, 100 की टेबल में आएगा ही आएगा, तो ईजिली कट जाएगा। मार्क प्राइस सपोज करो 100 है, बोला गया है कॉस्ट प्राइस जो है वो 75% है मार्क प्राइस का, तो इसका 75% कितना होगा, 75 ही तो होगा। ठीक है, फिर बोला है कि गेन परसेंटेज बताओ आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अब डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। इस पे 15% का डिस्काउंट दे दिया। 100 पे 15% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है, 15 रुपये। डिस्काउंट माइनस होगा MP में से, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 85, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस हो गया 85 रुपीज़। बोल रहा है गेन परसेंटेज बता दो। CP आपके पास है, SP आपके पास है, कितनी वैल्यू बढ़ गई है, 10 रुपये वैल्यू बढ़ गई है, तो यानी कि 10 रुपये का गेन हुआ है। 10 रुपये का गेन किस पे, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 75 कॉस्ट प्राइस की, इंटू 100% निकालना है। 25×3 = 75, 25×4 = 40/3 आंसर आ गया। डेसिमल में आंसर दिया गया है तो डेसिमल में निकाल लेते हैं। 3 एकम 3, 10 बचेगा, 3×3 = 9, 13.33%। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको इसमें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स 7200 अमाउंट 289.28 बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। पूछ रहा है 7200 रुपये, 8928 रुपये कितने साल में बन जाएंगे अगर आपको 8% पर एनम का रेट मिल रहा है तो। अब देखो कितना बढ़ना है ये तो पता करना ही पड़ेगा कि कितना बढ़ा रहे हैं। 8928, 7200, 8271, 1728 बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि इसको ये इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अब कितने साल में मिला यही तो पता करना है। 8% के हिसाब से 7200 में एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा। देखो 8% जब निकालोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि नीचे 100 आता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। 8 से 72 को सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 7 जा 56, 576 रुपये। ठीक है, एक साल का इंटरेस्ट 576 हो गया। देखो, और इंटरेस्ट कितना मिला है, इतना मिला है। कंपेयर करो कितने साल लगेंगे। देखो 5×3 = 15, 1500 रुपये हो गए। 7×3 = 21, 200 रुपये और हो गए, 1700 के आसपास दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट में तो साल दिया नहीं हुआ है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो कि 576 एक साल में है तो 1728 कितने में बन जाएंगे, तो ये आपको यूनिट डिजिट से ही पता चल जाएगा। 3 साल करके देखो, 6 3 जा 18, 8 आ रहा लास्ट में, तो यानी कि 3 साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा 7200 रुपये 8% पर एनम पे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, 1728
डिवाइड करोगे 576, आंसर 3 ही आएगा। तो आपका 3 साल हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट ये रहा। इतने होने में कितने साल लगेंगे? 1 साल में ये है, 2 साल में दोबारा 576 ऐड कर दो, 3 साल में दोबारा 576 ऐड कर दो। ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो। लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज का क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन टेस्ट में, अपीयरेंस वाला। स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, कुछ स्टूडेंट्स है क्लास में, कुछ बच्चों का एवरेज स्कोर कुछ है और रेस्ट ऑफ द का कुछ दिया हुआ है, तो बताना है एवरेज स्कोर क्लास का कितना है। ठीक है, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, हम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक तरीके से कर रहे हैं। कुछ क्लासेस बेसिक तरीके से चलेंगी तो आपको ही फायदा होगा उसका बाद में, कि क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है वो आपको क्लियर होने लग जाएगा माइंड में। फिर शॉर्ट ट्रिक याद रखना या ऐसी अप्रोचेज याद रखना कि इसको जल्दी कैसे किया जा सकता है, वो आपको जल्दी याद आ जाए। क्योंकि बेसिक चीज़ ही अगर दिमाग में नहीं आएगी तो ट्रिक तो बाद में याद आने वाली ही नहीं है, क्योंकि ट्रिक का रट्टा लगा के कोई फायदा नहीं होगा। पहले बेसिक क्लियर होते हैं लोगों के, फिर ट्रिक्स दिमाग में रहती हैं। वो ट्रिक्स अपने आप भी आने लगेंगी टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा तो वही वाली ट्रिक्स आप यूज़ करोगे। दिमाग खुद भी ट्रिक बना लेता है कि मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस तरीके से इसको निकाल लेता हूँ, ऐसे भी चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट। 30 स्टूडेंट है क्लास में। द एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट का एवरेज 60 है। और जो बच गए कितने? 12 यहाँ चले गए, 30 में से 12 चले गए, 18। जो 18 बचे हुए हैं उनका एवरेज है 80। पूरी क्लास का एवरेज पूछा गया है। पूरी क्लास का एवरेज ऑफ क्लास निकालोगे अगर आप, तो सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही आएगा। अब देखो, अलग पहले सम तो निकालना पड़ेगा सबका। पहले 12 स्टूडेंट थे, 60 एवरेज था। सम कैसे निकलता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 60 एवरेज है, 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 12 6 72, 720 आ गया। ये आ गया पहले 12 स्टूडेंट का। बाद में बचे हैं 18, इनका सम कितना आएगा? 18 इंटू 80। अब मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 6 8 एक हमारे 8 6 14, 1440। ये सम हो गया और ये सम हो गया, ये टोटल सम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी क्लास का सम हो जाएगा। ठीक है, 1440 720 0 4 2 6 7 8 4 11 2160। ठीक है, टोटल सम आ गया आपका 2160। टोटल नंबर स्टूडेंट्स है 30, काट देंगे 72, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है इसमें। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, बेसिक फॉर्मूला यूज हुआ है, करने का तरीका भी बेसिक है बिल्कुल। बस ये करा रहा हूँ मैं अगर इस तरीके से, तो इसको ये नहीं समझना है कि इतना लंबा प्रोसेस है तो पेपर में कैसे होगा। ये सब चीज़ें ओरली होती है बाद में, ये सब नहीं लिखना होता। सीधा ये लिखते हो, ये लिखते हो, ऐड करते हो और सीधा कट कर देते हो, बस यही सब लिखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड का गेम है ये। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, पी स्टार्ट वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। पी स्टार्ट करता है चलना किस स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 8 घंटे बाद बी स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग ऑन अ बाइसिकल, साइकिल पे चलता है वो, उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग बी कैन कैच ए। स्टार्ट जहाँ से किया था वहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा जब बी ए को कैच कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर पी नहीं होगा, ए होगा, ए की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ए है ना। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बी कि वो पकड़ लेगा ए को। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं। देखो 8 घंटे बाद ट्रेवल करना चल रहा है, तो 8 घंटे तक तो ए ही चल रहा है। 8 घंटे में कितना चल लेगा? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है 8 घंटे तक। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो 8 इंटू 8 8 8 64 हो गया, तो 64 किलोमीटर तो चल लिया वो। किसकी बात कर रहे हैं हम? ए की। बी चले फिर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो ये जितना ट्रेवल करेंगे, बेसिकली इसको पकड़ना है। पकड़ेगा कब? जब ये वाला जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब कम कैसे होगा? देखो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो चल ही रहा है ए, ये भी 8 से तो ज़्यादा ही चल रहा है, तो यानी कि अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, डिस्टेंस घटेगा क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है,
अब इसको कम करना है, ये किस स्पीड से कम होगा? देखो 8 से ये चल रहा है, 8 से ये चल रहा है, डिस्टेंस कम ही नहीं हुआ। ये जो एक्स्ट्रा स्पीड आएगी ना इसकी, उसी से ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा किससे? ये जो एक्स्ट्रा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसकी वजह से। अब 8 माइनस कर देंगे, क्या एक्स्ट्रा स्पीड है? 16 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा स्पीड है ये। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको कितना टाइम लगेगा 64 किलोमीटर चलने में? डिवाइड कर दोगे ना आप सीधा सीधा। 64 किलोमीटर चलने हैं आपको, 16 की स्पीड है, 4 घंटे लगेंगे। अब देखो यहाँ 4 घंटे चलेंगे, यहाँ से चल रहा है, स्पीड तो 24 से ही चल रहा है। हमने ये चीज यूज किया क्योंकि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो एक्स्ट्रा स्पीड हेल्प करेगी। चला ये 4 घंटे है, बी 4 घंटे चला है, बी की स्पीड कितनी थी? 24 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे चला? 4 घंटे चला। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 24 चौके 96, तो 96 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि एक्स्ट्रा स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं? कभी आप ये बिल्कुल कॉमन सेंस से करके देखना कि अगर आप एक स्टेप चलते हो और आपका ब्रदर एक स्टेप चलता है और दोनों के स्टेप की लेंथ एक है, तो बीच का डिस्टेंस कम ही नहीं होने वाला। अब इस तरह से भी सोचो, बेसिक कॉमन सेंस भी लगानी होती है बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप हर बार ही फॉर्मूला यूज करके करो। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी था। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोट्स एंड स्ट्रीम का बार बार आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में काफी सारे अलग अलग ना चीजें हैं इसमें, तो ध्यान रखना है कि किस चीज की वैल्यू दी हुई है और किस चीज की वैल्यू निकालनी है, इसलिए बार बार कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। ठीक है, कितनी देर में चल देता है? 5 किलोमीटर, सॉरी 5 घंटे में चल देता है। ठीक है, while it takes 11 hours to cover the same distance upstream, अपस्ट्रीम में यही डिस्टेंस चलने में वो 11 घंटे लगाता है। स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट क्या निकलती है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड अपॉन 2। ये कहाँ से आया? प्रीवियस लेक्चर में कराया गया है। प्रीवियस लेक्चर में अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वो वाला लेक्चर देख के आना, क्योंकि अब कुछ चीज़ें ना हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। मैं बार बार वो इक्वेशन नहीं बनाऊंगा कि ये कैसे आया, ये 2 कहाँ से आया। ठीक है, अब देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। डाउनस्ट्रीम ये रहा, स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 55, टाइम कितना है? 5, तो यानी कि 11 आ गई। ठीक है, 11 लिख लेते हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड है, डिस्टेंस कितना है? 55, टाइम कितना है? 11, यानी कि 5 आ गई। 5 आ गई अपॉन 2, 16/5। हाँ, सॉरी 16/2। ठीक है, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड ऑफ बोट आ गई, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये फॉर्मूला अगर आपको याद है। फॉर्मूला तो क्या ही है, अगर आपको ये पता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में किसकी स्पीड प्लस होती है, किसकी स्पीड माइनस होती है, तो आप वैसे भी अंदाजा लगा लो कि क्या आएगा। हर चीज़ ना याद करके भी नहीं, कभी कभी ना दिमाग में भी डेरिवेशन हो जाती है फॉर्मूले की। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो स्पीड ऑफ बोट ट्वाइस आ जाती है, ट्वाइस नीचे चला जाता है, इसलिए 2 नीचे आया है। ठीक है, ये सब पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिया किस लिए गया है? सिर्फ इस वर्ड की वजह से ले, और किस कोई इसमें नया नहीं है। सेम वही चीज करेंगे, ए और बी काम करते हैं 12 और 16 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे 48 आ जाएगा। 12 4 48, 16 तिया 48। ठीक है, इफ द टुगेदर वर्क फॉर 6 days, 6 दिन साथ में काम करते हैं। अब साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी भी साथ में होगी ना, 4 और 3 7। 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया 7 की एफिशिएंसी से, 42 काम हो गए हैं भाई। 42 काम हो गए तो 42 काम माइनस कर देते हैं, 6 काम बचे। अब पूछ रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट। फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट का मतलब होता है कितना काम बचा है। कितना काम बचा है? 6। अब उसका फ्रैक्शन इनिशियल वैल्यू से निकालिए, पहले कितना था? 48, 6 8 48, यानी कि 1/8 फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये समझ में आया फ्रैक्शन क्या है? इसी को लिए ये क्वेश्चन रखा गया था। फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट की बात करें तो जितना बचा हुआ है उस के रिस्पेक्ट में निकालना है। कितना बचा हुआ है? 6। ठीक है, 6 बचा हुआ है, तो फिर क्या नाम है, टोटल वर्क तो 48 था, तो उसी की फ्रैक्शन होगा, तो 1/8 फ्रैक्शन आ गया उसका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। एन इनलेट पाइप कैन फिल अ वाटर
स्टोरेज टैंक इन 11 आवर्स, 11 घंटे में भरता है। एक इनलेट पाइप है। आउटलेट पाइप है वो खाली करता है कंप्लीटली फिल टैंक को 15 घंटे में, ठीक है। बोल रहा है दोनों पाइप को साथ में खोला गया, द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक इज, कितने घंटे में खाली जो टैंक है वो भर जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इनलेट पाइप है वो 11 घंटे में भरता है, आउटलेट पाइप है वो 15 घंटे में खाली करता है, तो उस पर माइनस लगा लेते हैं हम, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 11 × 15 ही लिख लो, क्यों? क्योंकि दोनों कट ही नहीं रहेगा कोई नंबर, एलसीएम आएगा तो दोनों का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब टोटल वर्क है कितना, 15 × 11 मल्टीप्लाई करके लिखने से 11 पंजे 55, 5 11 कम 11, 11 और 5 16, 165 टोटल कैपेसिटी है टैंक की, ठीक है। अब पूछ रहा है कितना टाइम लग जाएगा एम्प्टी टैंक को भरने के लिए। अब देखो 15 तो भर रहा है, उसी टाइम पे 11 खाली हो रहा है, तो इफेक्टिवली कितना पानी जा रहा है, 4 यूनिट पानी जा रहा है उसमें। टोटल भरना कितना है, 165 यूनिट भरना है, 165 यूनिट भरना है और 4 यूनिट जा रहा है, तो कितने घंटे लगेंगे, डिवाइड करेंगे ना, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1/4, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई मिक्स फ्रैक्शन में, 41, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है इसमें, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 चोर पुलिस का क्वेश्चन है, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है आजकल ये एसएससी का। देखते हैं क्या बोल रहा है। पुलिसमैन इज चेसिंग अ थीफ एट अ स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर पर आवर, 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिसमैन एक चोर के पीछे भाग रहा है। द थीफ इज 1300 मीटर अवे, 1300 मीटर दूर है चीफ, और वो थीफ और वो भाग रहा है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन हाउ मच टाइम द पुलिसमैन कैच द थीफ इफ बोथ आर राइडिंग ऑन बाइक्स, कितनी देर में पकड़ लेगा अगर वो राइड कर रहा है बाइक पे। तो देखते हैं, यहां पर है पुलिस 1300 मीटर पे है थीफ, इसकी स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कितनी देर में वो पकड़ लेगा उसको, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, अगर ये 64 से चल रहा होता और ये भी 64 से चल रहा होता तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम ही नहीं होता। हमें डिस्टेंस है 1300 मीटर, कम करना है ये, तो जो एक्स्ट्रा स्पीड है वही तो यूज होगी इसमें कम करने के लिए। कितनी एक्स्ट्रा स्पीड है, 70 80 12 12 और 6 18, 18 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा स्पीड है। डिस्टेंस ये ट्रेवल करना है, किस स्पीड से कवर करना है, 18। अब इसको देखो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो 5/18 कन्वर्जन बताया, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 30 30 बचा, 5 6 30, 260, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ दिस, ये आपको फाइंड आउट करनी है। बोर्ड मास आपको बताया था, ठीक है, उसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। 15 डिवाइड को अगर लिखना होता है इस तरह से लिखेंगे, ऑफ का मतलब होता है इनटू, इनटू कर देंगे 8 to the 16 + 6, ठीक है। 3 से कट करेंगे, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, -16 + 6, 35 -10, क्योंकि -16 और +6 10, माइनस का 10 हो जाएगा, -10 करेंगे तो आंसर 25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन दी हुई है, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और आंसर आ भी जाएगा शायद, ठीक है। कैसे आएगा वो बात की कहानी है कि किस किस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा आपको, लेकिन कुछ जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हो जाते हैं टाइम के साथ वो देखेंगे कि क्या कुछ सिमिलैरिटी है जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसमें। हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट तो कहेगा हाँ सिमिलैरिटी तो दिख रही है। देखो x² - 5x + 8 की वैल्यू दी हुई है आपको, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है x² + 7x
प्लस 8 इजिकल टू 0। अगर मैं यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 8 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी? ये 7x उधर चला जाएगा, -7x हो जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं ना, एक्स स्क्वायर और प्लस 8 की जगह रख देते हैं इसको, 4x -7x हो जाएगा, और माइनस का 5x तो बचा ही हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा 4x, 7 और 5 12, माइनस का 12x, x से x कैंसिल हो गया, 4 3 12, यानी कि माइनस का 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ आप, या और भी चीज़ें हैं इसमें, मतलब मैं अभी समझाना नहीं चाह रहा हूँ वो सब चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, बस दिखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ना जो पूछा है उसकी तरफ देखने लगो या ऑप्शंस की तरफ देखने लगो ना, तो आपको पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि ये चीज़ दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इस तरह से आप यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें डायरेक्ट रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बस ये देखना पड़ता है कि काफ़ी बार ये चीज़ें मैच नहीं करती है तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन कई बार ये चीज़ें मैच कर जाती है, तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना आना चाहिए कि एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या नहीं निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे निकालनी नहीं है, कट गया एक्स अपने आप, वैल्यू आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AP and AQ are two tangents drawn to a circle with center O. सेंटर O, टेंजेंट मैंने तो आपको बताया नहीं है टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच करती हुई एक लाइन, उसको टेंजेंट बोलते हैं। टच करती हुई जाएगी, अंदर से नहीं जाएगी, अंदर से जो जाएगी उसको सीकेंट बोलते हैं। अभी नहीं है तो अभी टेंजेंट की ही बात करेंगे। AP और AQ, ये सपोज करो A पॉइंट था, AP एक टेंजेंट है, यहाँ से एक और टेंजेंट बोल रहा है वो, ऐसे चलेगा। AP और AQ दो टेंजेंट हो गई। ठीक है, दिया हुआ है PAQ 40 है, PAQ यानी कि ये वाला एंगल 40 दिया हुआ है आपको। पूछा है POQ, POQ ये वाला एंगल पूछा गया आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज मैंने बता रहा हूँ, वो दोनों के दोनों आपके नोटबुक में लिखी होनी चाहिए कि टेंजेंट जब सर्कल से पास होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसके साथ जहाँ वो पॉइंट टच कर रहा है और सेंटर पे टच कर रही है वो लाइन। यानी कि जहाँ पे अगर टेंजेंट टच करके गई है उस पॉइंट को आप सेंटर से मिलाते हो तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक ही पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट खींची जाती है तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, AP इजिकल टू AQ, ये है एंगल APO इजिकल टू एंगल AQO इजिकल टू 90 डिग्री। ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके नोट्स में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार सर्कल में कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, अब पूछा है आपसे कि आप वैल्यू बता दो POQ की, इसकी वैल्यू बता दो। देखो APOQ एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो चारों एंगल का सम तो 360 ही रहता है, रहता है नहीं रहता है। आपके पास ये वाला एंगल है, आपके पास ये वाला भी एंगल है, आपके पास ये वाला एंगल भी है, तीन एंगल तो पता है आपको, ये निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस करके माइनस करोगे ना 360 में से, 90 + 90 + 40 + x, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इजिकल टू 360, 9 दूनी 18, 180, 8 और 18 4 22, 220 + x इजिकल टू 360। x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 220, 220 320 40 हो जाएगा, तो यानी कि 140 आपकी वैल्यू हो जाएगी जो एंगल पूछा है, एंगल POQ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने दो चीज़ें सीखी, टेंजेंट के बारे में सीखा, एक ही पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट डाली जाती है तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। दूसरा, टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, अगर उस पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर से मिला दें तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, और एक यूनिक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाती है, ये याद रखना। अगर हम बोले ए से एक और टेंजेंट बनाई, वो क्यू के थोड़े से पास से होके चले गए, ऐसा नहीं होगा। दो पॉइंट्स हैं, अगर एक ही टेंजेंट जाएगी ऐसे सर्कल से टच करते हो, अगर वो गई दूसरी टेंजेंट तो वो थोड़ी सी आगे से जाएगी या थोड़ी सी पीछे से जाएगी। अब इस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल ही
माइन्यूट डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इस क्वेश्चन में थी नहीं जो याद रखनी है आपको आगे के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। वैल्यू पूछी है थीटा की। इंटीजर आ रहा है आंसर। अगर आप थीटा की वैल्यू रख के देखते हैं और आपको एक इंटीजर मिल रहा है, कुछ याद है आपको, टेबल आपको सिखाई थी, tan थीटा cot थीटा sin थीटा sec थीटा cosec थीटा की वैल्यूज अलग अलग थीटा की वैल्यूज पे कैसे वेरी करती हैं, याद तो होगा। काफी बार टेबल बना के सिखा चुके हैं, बार बार टेबल तो बनाएंगे नहीं। अब देखो ऐसी कोई वैल्यू याद आ रही है आपको? मैंने बोला था आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए यार की, कि ऐसी क्या वैल्यू रखे थीटा की जो tan पे भी और cot पे भी दोनों का सम 2 आ जाए। जहां तक मुझे याद है वो वैल्यू 45 डिग्री है। tan 45 प्लस cot 45। tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। सेटिस्फाई हो गया, तो यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है। बस इतना ही था इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। क्यूब का फिर से क्वेश्चन है। इफ 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम दिस, 3 क्यूब की बात कर रहा है देखो, एक का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, ईच आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी कि ज्वाइन कर दिया गया है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है। अब ये स्क्वायर दिख रहा होगा लेकिन ये टॉप व्यू से ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया निकालना है। ये अब इसके ना देखो, जिसको इमेजिन करना आता है कि ये जुड़ने के बाद ये फिगर कैसा दिखाई देगा, वो अलग तरीके से सॉल्व करेगा इसको। जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चल रहा है वो अलग तरीके से सॉल्व करेगा इसको। ठीक है, देखो दोनों तरीके से मैं बताता हूँ आपको। दो तरीके लेते हैं, ऐसे है, ये है, ये है, तीनों है। 512 है 3 क्यूब का, मतलब एक का वॉल्यूम। ठीक है, 512 अगर वॉल्यूम है तो यानी कि ए क्यूब इजिकल टू 512। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये किसका क्यूब है? ये 8 का क्यूब है। ठीक है, यानी कि एक साइड की लेंथ हो गई 8, क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती है तो 8 8 8 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ दिया गया है। यहाँ 8 था, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। इसकी लेंथ तो हो गई इतनी, ये 8 ही रहेगा। इसकी हाइट भी तो 8 ही रहेगी, हाइट थोड़ी ना बढ़ रही है, ऐसे ही तो ज्वाइन किया है इसको, तो ये क्यूबॉइड की फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्यूबॉइड में इसकी लेंथ 24 हो गई, ब्रेड्थ 8 हो गई, हाइट 8 हो गई। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया पूछा है इसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 ब्रैकेट एल इंटू बी 24 इंटू 8 लिख लो, प्लस बी इंटू एच 8 8 64 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो। एच इंटू एल 24 इंटू 8 लिख लो। 2 ब्रैकेट, अब 24 अट्ठे कितना होता है, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 16 और 3 19, प्लस 64 प्लस 192। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 6 और 2 8, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 2 3 4 448। ठीक है, 448 हो गया, इंटू 2 है। दुगना करोगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 896 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड जो बच्चा देखता है। ठीक है, जो बच्चा देखता है कि ये फिगर तो बना क्यूब से ही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी तो यहाँ पे यूज हो सकता है, बस कुछ फेसेस आपस में चिपक गए हैं। जिसको ध्यान है कि एक फेस का सरफेस एरिया ए स्क्वायर होता है, अगर किसी ने ये पता लगा लिया कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं उस क्यूब के, आंसर तब भी वही आएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा। ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, 3 तो यहाँ हो गए, 3 ही लेफ्ट साइड में होंगे, 3 ही राइट साइड में होंगे और 3 ही नीचे होंगे। ठीक है, तो 4 फेसेस पे हो गए 3 3, तो यानी कि 12 फेसेस हो गए, 12 ए स्क्वायर तो ये हो गया, एक फेस इधर है और एक फेस इधर है, प्लस 2 ए स्क्वायर, यानी कि सॉरी 14 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए कितना था? 8 था, 14 इंटू 64। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 64 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 4 6 6 5 4 9, 6 और 2
8 896 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी हुई थी और सरफेस एरिया निकाला, क्यूब नहीं है तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो अब दो तरीके, एक तो ये मल्टीप्लाई किया इतना, एक सिर्फ इतना सा किया। ये सब चीजें तब आपको समझ में आती है जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है कि क्यूब क्या चीज है, एक्चुअल में दिखता कैसा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, किसकी बात कर रहा है। सरफेस एरिया होते हैं तो सरफेसेस कैसे दिखाई देंगे उसके, ये सब अगर जो इमेजिन कर लेगा दिमाग में ना, वो सीधा लिखेगा 3 3 3 तो इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, ये डायरेक्ट लिखेगा बच्चा। ये सब चीजें नहीं काउंट करेगा क्योंकि आपको यहाँ तो काउंट करना पड़ रहा है, फिर ये करना पड़ेगा, ये सब काउंट तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट ये लिखेगा 14 इंटू 64 डायरेक्ट लिख देगा बच्चा और फिर डायरेक्ट आंसर निकालेगा। तो यही फर्क होता है एक नॉर्मल जो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड चलेगा, हर एक फॉर्मूले को लिखेगा, कॉमन सेंस यूज ही नहीं करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात ही नहीं है, फॉर्मूला रट के बैठा है कि क्यूबॉइड क्या होता है, वैसे डिफरेंस बता ही नहीं सकते हैं। जो उस टाइप का स्टूडेंट होता है वो ये कर रहा है, जो थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट है वो ये कर रहा है, आंसर सेम ही आ रहा है, फर्क दोनों में क्रिएट होगा। वो भी शायद आंसर सही निकाल देगा, ये भी सही निकाला, लेकिन फर्क तो है स्टूडेंट में। जो एक्टिव माइंड है वो स्टूडेंट का काम कर रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो आज के 15 क्वेश्चन यही थे, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन चीज़ें हम अलग अलग सीख रहे हैं। आई होप आप सबको मज़ा भी आ रहा होगा और चीज़ें क्लियर भी होती चल रही होंगी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए या उससे 2-3 दिन क्लास के बाद अगर हम सोचें तो कुछ टफ क्वेश्चंस रखने का मैं ट्राई करूँगा। 1-2 क्वेश्चन तो रख ही सकते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ये लगे कि हाँ 25 क्वेश्चन का जब सेट आता है सीजीएल में तो कुछ टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, सारे इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इजी क्वेश्चन, जैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, मेरे हिसाब से क्या है, अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं सीजीएल में, चलता कैसे है, 15 क्वेश्चन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत जल्दी हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट होते हैं, वो सेकंड गो में करने होते हैं। जो बचे 5 क्वेश्चन, ये 5 डिफिकल्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल ही ईजी है। ये मॉडरेट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है और थोड़ा सा फॉर्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं, ये 5 के 5 डिफिकल्ट नहीं होते, इसमें डिफिकल्ट तो 2 से 3 ही होते हैं। जो बचे 2 क्वेश्चन वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, हटके पूछता है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया होगा उस टाइप का कुछ क्वेश्चन होंगे 2-3, बट वो होते कॉन्सेप्चुअली प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बना के एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है जो आपको लगता है कि वो क्वेश्चन नया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उसमें जब कॉन्सेप्ट यूज करने की बारी आती है तो वही प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। बची 2-3 क्वेश्चन की बात ये होते हैं जो शायद नया इंट्रोड्यूस करते हैं, नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, या इसमें कैलकुलेशन बहुत हार्ड पूछते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी ना, तो 20 से 22 क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से बना लोगे फिर। और जब ये आराम से और टाइम बचा के बना लिए ना, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन में आराम से बैठ के दिमाग लगा सकते हो, ये भी सॉल्व हो जाते हैं। सारे नहीं होते, 1-2 तो पक्का हो जाते हैं, तो 45 प्लस तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब आराम से आ जाएगा, कुछ बच्चों को ये लगेगा कि हाँ ठीक है उनके 10 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे और सर बोल रहे हैं कि 45 आराम से आ जाएंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप जिस तरह से मैं करा रहा हूँ उस तरह से करना स्टार्ट करेंगे तो ये नंबर ना दूर नहीं दिखाई देगा आपको। पेपर ना अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे ना पेपर ही गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। चीज़ें आपको ये देखनी है कि आप क्या इजी कर सकते हैं। ये वनडे मैच की तरह खेलना होता है पेपर को, पावर प्ले होता है ना, पावर प्ले के अलग तरीके से है, मिडल ओवर अलग तरीके से है, एंड ओवर स्लॉगिंग चलती है, इस तरह से पेपर चलता है सीजीएल का भी। मैथ्स में भी इसी तरीके से करना होता है, कब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे देखो किस बॉलर को छोड़ना है, किस बॉलर पे अटैक करना है, इस तरीके से ही सारी स्ट्रेटेजी होती है। पेपर में भी ऐसी स्ट्रेटेजी चलती है। जब हम मॉक करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको कि पेपर को अटेम्प्ट करने से ना कॉन्फिडेंस अप रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ऐसे चला ना तो पेपर लास्ट में ऐसे चला जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 ऐसे ही चलना चाहिए ऊपर की साइड, चाहे हल्का सा ऊपर हो लेकिन ऊपर ही चलना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आने की प्रॉब्लम मतलब क्या है, टफ क्वेश्चन आया आपने अटेम्प्ट कर लिया, टाइम भी वेस्ट किया, क्वेश्चन भी नहीं हुआ,
नीचे आएगा एकदम से कॉन्फिडेंस कि अरे ये क्या हो गया। इसलिए आपका सिलेक्शन, कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट हो रहा है, कितने टाइम में हो सकता है, ये सब कैलकुलेशन ना दिमाग में चलनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड ना ऊपर की साइड ही रहना चाहिए जैसे जैसे पेपर पूरा होता है, नीचे की साइड नहीं जाना चाहिए। खैर ये सब चीज़ें तो काफ़ी डीप में डिस्कस करेंगे हम जब मॉक करेंगे, 25 क्वेश्चन पूरे करेंगे कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।